हेलो एंड वेलकम टू फ्लैशबैक। और फ्लैशबैक के इस एडिशन में मैं आपको मिलवाऊंगा, मैं आपको सुनाऊंगा अपना एक पुराना इंटरव्यू जो मैंने फॉर्मर इंडियन स्किपर कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ रिकॉर्ड किया था। बहुत ही कलात्मक खिलाड़ी थे, बहुत अच्छी बैटिंग करते थे, आर्टिस्टिक प्ले करते थे और बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त उनकी फील्डिंग थी। तो सुनिए मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ मेरा ये इंटरव्यू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है। और इस हफ्ते हमारे साथ है एक बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही डैशिंग और जानी मानी शख्सियत। जी हाँ, इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं द वेरी वेल नोन क्रिकेटर, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट एंड वनडे कैप्टन्स और अब यंग पार्लियामेंटेरियन। जी हाँ, इस हफ्ते हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली मोहम्मद अजहरुद्दीन। Beautifully played by Azharuddin. This will go to the fence. And that's a typical Azharuddin shot. He's got plenty of runs square of the wicket on the offside. Again, he's too wide. Azharuddin through the covers. And another boundary. Short and wide and punished. अजहरुद्दीन साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया दोस्त। शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, हमें वक्त दे रहे हैं। थैंक यू। मैंने आपकी क्या बड़ाई में अभी इतनी सारी बातें करी, इतने कशीदे पड़े, बड़े स्टाइलिश हैं, इतने सक्सेसफुल कैप्टन हैं। आपकी क्रिकेट के सफर की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो मैं जब बिल्कुल 6 ईयर्स या 7 ईयर्स का था तो मेरे मामू भी क्रिकेट खेलते थे। तो अब जैसा घर में अगर आप कभी जाते, अगर कोई क्रिकेट खेलता है तो बैठे हैं या बॉल रखी होती, तो मैंने भी उठाना शुरू किया। वहां से इंटरेस्ट बताने लगा। तो फिर मामू ने मुझे सोचा कि चलो तुम भी कुछ करो, खेलना शुरू करो। तो मैंने ऐसे उन्होंने थोड़ा इनिशियली थोड़ी कोचिंग की। तो हमने बस जो टेनिस बॉल, रबर बॉल से तो ज्यादा ही खेलते थे। उससे खेलते खेलते फिर प्राइमरी स्कूल में सेलेक्ट हुआ, फिर मिडिल स्कूल में सेलेक्ट हुआ, फिर हाई स्कूल में सेलेक्ट हुआ। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे मामू वहां से मुझे सिखाए। और उसके बाद में जो इम्प्रूवमेंट, सब में मेरा ज्यादा इम्प्रूवमेंट मेरे ख्याल में 10th स्टैंडर्ड में जाने से पहले, मैं 9th में था, 10th में जा रहा था पास होके। तो वहां पे लाला मानद जी कोचिंग के थे। वो कोचिंग क्लिनिक के बाद मुझे बहुत फायदा हुआ। और टेस्ट डेब्यू तो आपका ड्रीम था। शुरुआत 1984-85 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले आप जी। और 3 बैक टू बैक सेंचुरी, वो रिकॉर्ड तो आज तक नहीं टूटा। वो आपको तिलस्म करके आ गए खुद की 3 सेंचुरी। मुझे खुद समझ में ही नहीं आ रहा था संजीव भाई, मैं क्या हो रहा था। ऐसा चल रहा था कि फेरी टेल के वैसा चल रहा था। मैं जब भी जाता था तो रन हो जाते थे, 100 हो जाते। तो मुझे खुद समझ में नहीं आया था और मैं सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा होगा। बट अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि उसकी वजह से हुआ। और मेरी मेहनत और हमारे जो भी बड़े लोग हैं उनकी दुआएं, नाना की, पापा मम्मा की, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं। मुझे ध्यान है वो सीरीज, हिंदुस्तान में हर आदमी क्रिकेट फॉलो करता है, हम भी करते हैं। तो बड़ा यंग सा लड़का, दुबला पतला बिल्कुल, उसके दांतों पे बड़ा ध्यान जाता था उन दिनों। और थोड़ा ऑकवर्ड, बहुत शाई आता, लेकिन बॉल आती तो बस ट्रांसफॉर्म हो जाते थे पिच पे। बॉल बल्ले से लगती थी तो सीधे बाउंड्री के बाहर, और लोग कहते साहब ये रिस्टी, डेलिक्टेबल, स्क्वायर कट, स्टाइलिश, सारी बातें शुरू हो गई। तो सारी दुनिया बदल गई होगी 3 मैच एकदम, थोड़ा सा एकदम डिफरेंट हो गया। क्योंकि मैं यूजुअली मैं थोड़ा स्टेबल लड़का था मैं शुरू से ही, क्योंकि मेरी जो परवरिश थी वो बहुत एकदम स्ट्रांग थी। और मैं नाना कभी भी मुझे बोलते थे कि बेटे आप कितने भी बड़े हो जाओ, बट हम्बलनेस रहना और मॉडेस्टी रहना और इनके सारी के साथ लोग से बर्ताव करना, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो मुझे हर बार वही मेरे दिमाग में चलती थी। अब मैं कभी, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना कोई ईगो थे कभी। मेरा जो जैसा मेरा बर्ताव पहले ही था, स्ट्रेस खेलने से पहले था, आज भी मेरा सेम वैसे ही। क्रिकेट में खैर आप अल्लाह को शुक्र करते हैं, बहुत एक रिलीजियस डिवाउट बिलीवर है। लेकिन आपके नाना का बहुत उनका भी एक योगदान था। आप सब में ज्यादा उनका योगदान था। पढ़ाते भी थे, क्रिकेट में भी एनकरेज करते थे, हर चीज में एनकरेज करते थे। ऐसा कोई चीज नहीं रहती थी कि जहाँ पे मुझे उनकी तरफ से एनकरेजमेंट नहीं मिलता था। और बाद वक्त ऐसे मौके भी रहते थे कि मैं सब में ज्यादा घर में काम नहीं करता था, क्योंकि अच्छा। मैं स्कूल भी होता था, मैं प्रैक्टिस करता था, फिर बहनों को छोड़ता था, फिर आता था। मेरा कॉलेज 1 बजे से होता था, तो मुझे पूरा जो अरेंज होते घर के पूरे मैं ही करता था। तो एक वक्त ऐसा आता था कि मैं भी थोड़ा सा एकदम फ्रस्ट्रेटेड रहता था, मैं आज नहीं करूंगा। तो नाना बोलते हाँ ठीक है, तुम नहीं करते तो मैं कर दूंगा बोलते। तो बाद में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी थे घर में कि अगर अजहर कुछ काम नहीं करेगा तो मुझे बोल देना, उसका काम मैं कर लूंगा। तो इतना ज्यादा मुझे उन्होंने मोहब्बत करते थे, इतना प्यार दिया। और मैं समझता हूँ उनकी दुआएं और हमारे वालिदैन की दुआओं से। हाउ स्वीट सर। और जब आप बड़े हो रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, सीख रहे थे, तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन होता था, आइडल कौन होता था कि बस मुझे ऐसा बनना है? मेरा ऑलवेज शुरू से ही मेरा फेवरेट प्लेयर एक ग्रेग चैपल थे। शुरू से ही मुझे अच्छे, उनका जो बैटिंग स्टाइल था और
जो पॉइज और ग्रेस बोलते थे, तो वो उनको शुरू से मुझे पसंद था, क्योंकि मैंने उनको कभी लाइव खेलते देखा नहीं था, बट जो भी देखा मैंने यहाँ पे देखा, वीडियोस में देखा था। और एक बार उनको लाइव जब भी खेलते देखा था, नेट्स में किसी को कुछ बता रहे थे जब खेल रहे थे, क्योंकि डेनिस लिली भी वो टाइम बॉलिंग कर रहे थे, तो MRF नेट्स हो रहे थे एक बार, 92 या 93 का वाक़ा या 91 का, तो वहाँ पे उन्होंने जब बैटिंग करी थी। वैसे 80s में ग्रेग चैपल खेलते तो थे, 84 में रिटायर्ड हुए वो 84 जब आपकी शुरुआत, उनका रिटायरमेंट कोइंसाइड किया। 84 बिगनिंग में, 83 एंड या 84 बिगनिंग में कुछ रिटायरमेंट हुआ। लास्ट मैच पाकिस्तान के साथ कुछ खेला, ओनली पर्सन हु स्कोर्ड 100 इन द लास्ट टेस्ट मैच, फर्स्ट टेस्ट मैच एंड 100 लास्ट टेस्ट मैच। तो मैं सोचता हूँ कि उनके साथ मेरा भी नाम अगर जुड़ गया है तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने भी पहली मैच में 100 किया था और लास्ट मैच में भी 100 किया। लास्ट मैच में भी 100 था, 99 टेस्ट मैच में भी, टेस्ट मैच में मेरा 100 था, क्योंकि वो मेरा लास्ट टेस्ट मैच था। और जो ग्रेग चैपल जो खेले थे उन्होंने फर्स्ट डेब्यू में भी 100 किया था, जब लास्ट टेस्ट मैच पाकिस्तान से खेले तो उन्होंने 100 किया। तो बट एक कोइंसिडेंस है, देखिए मैं बट खुशकिस्मत हूँ कि उनके साथ मेरा भी नाम बहुत दफा जुड़ जाता है। क्या बात है। और वो आपके हीरो रहे, लेकिन भारतीय क्रिकेट में बड़े विलेन बन गए जब ये सौरव गांगुली की टीम और कैप्टनसी और कोचिंग बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। सही गलत तो हाँ, पता सही गलत तो हो ही जाता है, लोगों को पता नहीं क्या सही क्या नहीं है। मेरा मानना ये है कि मैं सोचता हूँ था कि उन्होंने एकदम थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लाना चाह रहे थे, और उन्हें जो अकाउंटेबिलिटी थी वो मेरे ख्याल में उन्होंने लाना चाह रहे थे। तो मैं सोचता हूँ कि वो बाज़ प्लेयर्स को नागवारा हुआ हो तो उसकी वजह से थोड़े कंट्रोवर्सी हुए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप तो देखें जो परफॉर्मेंस नहीं करता है उसको तो बिठा ही देते हैं, आपको पता है, यानी तो बोल देते हैं भाई आप ये लास्ट टेस्ट मैच है इसके बाद बैठ जाइए। तो मैं सोचता हूँ वो उन्होंने कुछ चेंज करना चाह रहे थे, तो शायद प्लेयर्स को या एडमिनिस्ट्रेशन को सही नहीं लगा या उनको नागवारा गया, मे भी उनके अगेंस्ट में था कुछ, तो उसकी वजह से मैं सोचता हूँ। बट वो बहुत अच्छे, इतनी नॉलेज उनकी है, इतनी नॉलेज है, मैंने उनसे 2-3 बार मुझे मौका मिले बात करने के, बहुत अच्छी नॉलेज है क्रिकेट के बारे में, तो बहुत नॉलेज, बहुत सीख सकता है। ऑस्ट्रेलिया और भारत का ही तो फर्क है, वहाँ परफॉर्म नहीं करने में बैठा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो मेरे हीरो है, बट जेन्युइनली बहुत नॉलेज है। लेकिन इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के ठीक उल्टा है ना, यहाँ परफॉर्म करने वाले को बैठा सकते हैं बाहर। नहीं, अब थोड़ा बहुत हो ही जाता है, देखिए यहाँ पे तो थोड़ा बड़ा देश है, बड़ा देश बड़े लोग हैं। अजहर भाई, लेकिन उसके बाद क्रिकेट में जब आगे बढ़े 1990 में सडनली यंग अजहरुद्दीन भारतीय क्रिकेट का सबसे जबरदस्त स्टार कैप्टन बना दिया गया ओवरनाइट, किसी ने सोचा ही नहीं था। मैंने भी नहीं, कैसे हुआ? ऐसे ही हो गया। देखिए जब मैं पाकिस्तान टूर गया था, वहाँ पे मेरी उम्मीद नहीं थी कि मैं टेस्ट मैच खेलूंगा, फर्स्ट टेस्ट मैच, क्योंकि ऑलरेडी टीम अनाउंस हो गई थी, मैं ड्रॉप भी कर दिया गया था। तो बट रमन लांबा उनके पैर में कुछ चोट थी, तो वो हील नहीं हुई, तो उन्होंने जब बैठ गए तो मुझे फिर मौका दिया गया, तो उसमें मैं 5 कैचेस भी लिया, और मेरे ख्याल में ज़्यादा स्कोर तो नहीं किया, 35 रन स्कोर किया। बट मुझे वहाँ पे एक दिन पहले जहीर भाई ने मुझे बहुत अच्छी टिप दी थी बैटिंग के बारे में और ग्रिप के बारे में। तो ग्रिप की वजह से मेरा आप टोटली गेम चेंज हो गया। आप देखेंगे जो मेरे 100 से टिल 89 तक वो इतने स्लो 100 होते थे, जहाँ पे 200-250 बॉल आते थे, 300 बॉल भी होते थे। तो उसके बाद जब ग्रिप चेंज करने के बाद तो मेरे 100 समटाइम एकदम गेम पूरा चेंज हो गया। मुझे कोई ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत ही नहीं होती थी बैटिंग में, तो क्योंकि वो ग्रिप से मुझे बहुत इफेक्ट हुआ, बहुत फायदा हुआ। तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जहीर अब्बास तो भारतीय कई टेस्ट बॉलर्स का करियर खत्म कर दिया उन्होंने। नहीं, वो पाकिस्तान की सीरीज हुई थी जिसमें बिशन बेदी कैप्टन थे, वो तो मतलब नाइटमेयर है इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए। बहुत अच्छे प्लेयर थे और बहुत अच्छे इंसान है, और कभी उनका बहुत ज्यादा नॉलेज है गेम के बारे में, बहुत कम बात करते हैं। अगर आप उनसे बात करेंगे तो जरूर बात करें। बट वेरी स्टाइलिश बैट्समैन, बहुत वेरी स्टाइलिश, जबरदस्त, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स। और मुझे तो उनकी एक बात बहुत ऐसी बता रहा हूँ आपको, ध्यान आती थी उस सीरीज की, क्योंकि तब नया टेलीविजन पे देखना शुरू करते थे। तो जहीर अब्बास की बैटिंग और जो स्टैंड्स में उनकी बेगम होती थी वो भी इतनी खूबसूरत थी माशाल्लाह, कि उनकी भी शक्ल हमेशा याद आती है कि बहुत ही वेरी वेरी प्रिटी वाइफ। उन्होंने अपने से ही आके बताया, मुझे बात किया, बोला कि अजहर क्या हो रहा है। तो मैंने बोला जहीर भाई मैंने बहुत सारी चीज़ ट्राई किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट पता नहीं क्या गलती है। तो उन्होंने जब मैं ग्रिप होल्ड की तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा ग्रिप मत करो, ऐसा ग्रिप करो। तो बोले कि तुम सीधा डायरेक्ट मैच में खेल लो, अभी तुम इतने चीज़ तो ट्राई किए हैं, तो एक चीज़ और ट्राई कर लो, अगर अच्छा होगा तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो फिर बात वापस चले आना अपने जो पुराने ग्रिप में। तो आपने थैंक यू कहा उन्हें? मैं हर बार बोलता हूँ, इतना तारीफ बोल रहे हैं हर बार क्योंकि मैं अगर मुझे किसी का एहसान है तो मैं ज़रूर उसका आप बोलना चाहिए। अगर कोई आपको किसी से फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर वो इंसान की तारीफ करना चाहिए, उसमें आपका बहुत बड़कपन है।
सही बात है। और जब कैप्टन बने तो टीम का कैसे रिस्पांस रहा, क्योंकि इतने सीनियर प्लेयर्स थे, आप तो कंपैरेटिवली नए थे, आउटसाइडर की तरह देखे जाते थे। हैदराबाद का उन दिनों को ऐसा लॉबी भी क्रिकेट में तो, भारतीय क्रिकेट में तो बॉम्बे, बंगाल, दिल्ली, ये बड़े बड़े पावर सेंटर्स थे अपने आप में। ये अजहरुद्दीन कहाँ से आ गया भाई? मैं एक तरह से मुझे बहुत फायदा इतना हुआ कि जितने कैप्टन जो थे तो उनसे मैं हर बार एडवाइस लेता था। तो लोग ऐसे, हाँ, इतना लोग ऐसा गलत समझते थे कि इतने फॉर्मर कैप्टन थे, आप कैसे उन लोगों को संभालते। मुझे कोई ईगो नहीं, अगर कोई इंसान को ईगो रहेगा तो मेरे ख्याल में उसमें जब भी जाके प्रॉब्लम होती। तो मैंने तो ओपन था एडवाइस के लिए, क्योंकि मैंने पहली बार कैप्टनसी किया था और मेरे से पहले जो कैप्टन किए थे कपिल पाजी 3 या 4 साल किए थे, फिर दिलीप भाई थे, फिर श्रीकांत भी थे, रवि शास्त्री भी थे, उन्होंने एक ही टेस्ट मैच किया। बट जो इनपुट्स जो मिलते थे, जो मैं ओपन था एडवाइस के लिए, तो मैं हर बार एडवाइस के लिए जाता था। कभी कपिल पाजी करने जाता था, कभी दिलीप भाई करने, कभी श्रीकांत, हर एक के पास मैं एडवाइस के लिए गया। तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लोग ऐसा सोचते थे कि बिकॉज 4 कैप्टन खेल रहे उसकी वजह से बाद परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा, तो मुझे ऐसा कभी लगा नहीं। तो अगर ये मैं सोचता हूँ लोग की गलत सोच थी। कितने सक्सेसफुल कैप्टन रहे, इतने लोगों ने बात करी, जबरदस्त रिकॉर्ड रहा, शायद 14 टेस्ट मैच जीते आप जी, इफ आई रिमेंबर राइट। तो उसमें क्या सीक्रेट था, मतलब क्या सोच के तैयारी होती थी मैच की, कैसे प्लानिंग करते थे? तो मैच की यही मीटिंग्स होते थे, काफी टीम मीटिंग्स भी होते थे, बहुत से टीम मीटिंग्स होते थे। और जो सीनियर प्लेयर्स रहते थे उनके भी जो इनपुट्स आते थे, जो मेरे इनपुट्स रहते थे, जो कोच रहते थे, तो हम लोग यही सुनते। जब वाडेकर साहब जब कोच थे तो उनका नजरिया अलग था और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आपको क्रिकेट खेलना है तो खाली क्रिकेट पे ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और कहीं दूसरी चीज में कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए। उससे पहले तक हमारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। मेरा परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छा था, बट टीम परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। जब से वाडेकर साहब बने थे मैनेजर, तो उन्होंने पूरे जो एक्टिविटीज थे, जो डिनर्स पे जाना कहीं पे, तो बहुत कम कर दिए थे। तो ज्यादातर लोग फिर उस पे गेम पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ऑन फील्ड एक्टिविटी। ऑफ फील्ड में जब बाद डिनर हो जाते थे, लोग के हर जगह जाते थे, तो उनको बिल्कुल उन्होंने पहले टूर पे तो उतना ज्यादा कुछ किया नहीं, साउथ अफ्रीका। बट जब इंग्लैंड की सीरीज थी जब 93 में, तो जब से उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, तो मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा बदलाव था और प्लेयर्स भी उनके मानने लगे और समझे कि हाँ सर आपने करेक्ट करा है, हम लोग ज्यादातर गेम पे कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि बाहर डिनर पे जाएं तो बाद वक्त लेट हो जाता है, बाद वक्त गलत खाना खा लेते हैं उल्टा सीधा। अजहरुद्दीन साहब, भारतीय क्रिकेटर की लाइफ भी तो बहुत चैलेंजिंग है ना, डिनर पोस्ट डिनर बहुत चैलेंज है ना, इतने जबरदस्त फैंस, लड़कियां बर्बाद क्रिकेटर्स पे, एक से एक तो बहुत चैलेंज। ये सब ऑफ फील्ड चैलेंजेस को कैसे टैकल करते थे आप? ये इंडिविजुअल के ऊपर होता है। देखिए मैं एक चीज का ख्याल हूँ कि देखिए आप जो भी करना चाह रहे हो वो कर लीजिए ऑफ द फील्ड, आप क्योंकि आपके एक ओन पर्सनल इंडिविजुअलिटी है और आपका एक पर्सनल साइड है जो आप, मैं ऑलवेज प्लेयर्स को ये कहता था कि जब आप ग्राउंड पे आएंगे तो वो मेरा टाइम है और आपका टाइम है, तो वहाँ पे अगर कुछ करेंगे तो मैं संभाल नहीं सकता, फिर भी बाहर कुछ भी करेंगे तो संभाल सकते हैं, बट जो ग्राउंड पे आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा तो आप जो कर रहे हैं उसकी वजह से इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने हर बार प्लेयर्स को बोलता था कि आप कभी 3 बजे सो जाओ, 4 बजे सो जाओ, 5 बजे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि मैं ऐसा तरह का आदमी नहीं हूँ कि आपके कोई जो प्राइवेट चीजें रुकाऊं। लेकिन जब आप ग्राउंड पे आते हैं तो वहाँ पे मैं बहुत स्ट्रिक्ट। ऐसे प्लेयर्स थे जो 3, 4, 5 बजे सोते हैं? देखिए बास प्लेयर्स ऐसे होते हैं ना संजय भाई, लोग समझते नहीं, बोलते हैं कि प्लेयर जल्दी सो जाए। बास प्लेयर्स इतने नर्वस होते हैं, नींद नहीं आती उन लोगों को। अगर आप उनको पकड़ के रखें, रूम में डाल दें, तो गलत सोचना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो गेम के बारे में ही सोचेंगे उल्टा सीधा। इसका उससे अच्छा है कि आप थोड़ा बाहर घूम के आए, फिर जो सो जाए सीधा मैच में आ जाए। तो हर प्लेयर को अलग अलग तरीके का, हर एक प्लेयर का सोच और अप्रोच, मैच के एक दिन से पहले वो अलग टाइप की अप्रोच रहती है। तो आप उसको अगर रुका दें, अगर वो हर बार आप रूम में बिठा दें उसको कि नहीं आप नींद नहीं आ रही तो भी आप रूम में ही बैठो, अब वो सोचते रहेगा। जितना पॉजिटिव भी सोचते जाएगा वो उतना पॉजिटिव सोच नहीं सकता, पूरा नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो नर्वस है और उसको समझ में नहीं आता। बास प्लेयर्स होते हैं ऐसे। जो जबरदस्त अटेंशन मिलती है लड़कियों की, मैं एक बार राहुल द्रविड़ के साथ यही प्रोग्राम मैंने BBC एक मुलाकात किया, तो मैंने पूछा कि आप कैसे मतलब क्रिकेट खेलते हो, आप लोग भी ध्यान रखते हैं कि बाउंड्री के पास कौन से स्टैंड में बहुत खूबसूरत लड़की बैठी है और कौन सी रो में कौन, उनका ये भी बातें होती हैं प्लेयर्स के बीच में कि देखो यार लेफ्ट हैंड साइड के वो उस स्टैंड में एक अच्छी शक्ल है, प्यारी शक्ल है, उधर देखो बीच में। नहीं वो तो होती है, क्योंकि प्लेयर्स है, इंसान है, हर एक में इंसान है, तो करेगा ही बात। तो आपका भी ध्यान बढ़ता था काफी? नहीं बहुत, ग्राउंड पे तो आप देखिए बाहर जाओ कहीं भी दिखते ही रहते, तो आप, मैं तो ज्यादातर क्लोज इन फील्डिंग होती थी, मुझे दिखता ही नहीं था। आप कैप्टन बनने के बाद तो मैं एकदम क्लोज इन में आ गया था, तो बट जो प्लेयर्स जो बाउंड्री पे रहते अच्छा एंजॉय करते थे। मैं बोला देखो भाई इधर भी ध्यान रखो। अजहरुद्दीन, क्या आप काफी मतलब, क्योंकि आप ये बात कह रहे हैं इसलिए पूछने का मन कर रहा है कि वैसे तो आप
कई बार लगता है कि बस सिर्फ क्रिकेट, थोड़ा बॉडी बिल्डिंग, थोड़ा कोई माइंड वाइंड नहीं दुनिया भर में, लेकिन काफी स्पिरिचुअल सेंसिटिव आदमी है। सीख लिया हूँ मैं मुझे इंटरेस्ट था सीखने का, क्योंकि मैं नाना के साथ जो था, नाना भी एक बहुत बड़े पायस आदमी थे, बहुत कम लोग को पता है उनके बारे में। तो जब मैं छोटा था तो मैं नाना ने किसी को हमारी फैमिली में से बोला कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। अब यकीन नहीं मानेंगे आप, मैं अगर कुछ बोलूँगा, जो मेरी जो साइन है ऑटोग्राफ है, तो मैंने ऐसे ही वैसे बात निकली तो आपको बोल रहा हूँ, ऐसे ही बैठा था तो बोले कि कैसे साइन करते हो, पूछे नाना मुझे। तो मैंने बोला, मैंने अपना नाम लिख दिया 1000 बोला, बोले नहीं ऐसे मत साइन करना। तो मैं बोला कैसे साइन करें, तो खुद अपने हाथ से साइन करके बताए, जो मेरी साइन है जो खुद अपने हाथ से साइन करके बताए, बोले कि ये प्रैक्टिस कर लो, बस यही तुम्हारी साइन है आगे चल के। तो जब से साइन करने लगा, और मेरी साइन बहुत मुश्किल है, कॉपी करना बहुत मुश्किल है। मैं बोला कि ज़रा डिफिकल्ट साइन है, तो बोले कि तुम जब साइन करते रहोगे जब मुझे याद करेंगे, अभी कुछ महीने बोलूंगा। तो मेरी साइन भी उनकी तरफ से, क्या बात, उन्होंने सिखाया। हाउ प्रोफेटिक, सच में अच्छा आदमी होंगे। मैं बोला खुशकिस्मत आदमी हूँ कि मुझे अच्छी सी ट्रेनिंग मिली, और अच्छा सा हर चीज में पता होता था क्या है क्या नहीं है। और बैट्समैन कैप्टन के साथ साथ फील्डर बहुत जबरदस्त थे अजरुद्दीन, और बड़ी फिटनेस पे ध्यान, कैचेस का रिकॉर्ड 160 के कितने कैचेस पकड़े टेस्ट मैच। फील्डिंग पे तो मुझे पहले से इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि 2-3 मैचेस तो मैं ऐसे, या 2-3 क्या काफ़ी मैच मैं ऐसे ही खेला हूँ जहाँ पे फील्डिंग पे खेल रहा हूँ, जहाँ पे बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो प्लेयर कैप्टन सोचता हूँ ठीक है बैटिंग तो ठीक चल रही है, एक बार खेल लेगा तो अच्छा, थोड़ा फॉर्म आ जाएगा तो एक बोनस है, बट फील्डिंग बहुत अच्छी है, 20-40 रन तो बचाएगा। 3-4 मैच तो ऐसे ही, 4-5 मैचेस तो ऐसे ही खेल रहा हूँ फील्डिंग पे, तो एक एडेड एडवांटेज होता। मैंने बहुत मेहनत की फील्डिंग में, तो मैंने बहुत कैचेस लेता था, और मैं बहुत एकदम अलग टाइप की करता था, क्योंकि मैं सोचता कि फील्डिंग क्या है, अगर आप एक्सेल होना चाह रहे तो आप जितनी फील्डिंग प्रैक्टिस करते टीम के साथ, उससे हटके और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी। और स्कूल के दिनों में तो स्प्रिंटर भी थे। हाँ, स्कूल में 100 मीटर की दौड़ में 100 मीटर रनिंग कर रहा था, 11-11.5 सेकंड में जबरदस्त रनिंग अच्छी थी मेरी माशाल्लाह से। और ये इसलिए आप मुझे कभी क्रैम्प्स या हैमस्ट्रिंग इंजरी या कोई इतनी ज्यादा इंजरीज हुए नहीं, क्योंकि जितना स्ट्राइडिंग मेरी अच्छी थी और नजर नहीं लगी। लेकिन अभी भी बहुत मेहनत करते हैं आप अपने शरीर पे, ऐसा लगता है मेंटेन करके उसको टोन रखना, एक टाइम देना बॉडी को, एक्सरसाइज, जिमिंग। जैसे मैं सोचता हूँ कि जैसे आप 3 टाइम खाना खाते हैं, वैसे बॉडी को एक टाइम की तो एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि फिटनेस जो होती है इसे लाइफ लॉन्ग हैबिट। लोग समझते हैं कि मैं फिटनेस कर लूँ बस 15-20 दिन, 1 महीना 2 महीना मैं फिट हो जाऊँ, उसके बाद छोड़ दूँ, तो ऐसा नहीं है। फिटनेस इज लाइफ लॉन्ग है। अब आप हर बार फिटनेस करने हैं, अगर आप कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट में कोई भी आदमी करने जाएंगे, अगर 80 साल का भी 90 साल का भी आदमी रहेगा, तो उसको बोलेंगे खाली 10 कदम तो भी चलो, बट चलो, क्योंकि वो एक्टिविटी जो होती है वो हार्ट के लिए और अपनी बॉडी के लिए अच्छी होती है। क्योंकि लोग का ये नजरिया होता है कि नहीं भाई एक ही बार पैदा होते हैं, अच्छा खाएं अच्छा पिए, बट आप उससे अच्छी तरह से भी जिंदगी करें ना। अगर आप कितने भी अच्छे फैमिली से, आप अच्छे अमीर ज़्यादा इंसान हो, बट आपके साथ हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हेल्थ का रहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप पहले आप कभी भी लोग से आप अब की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, 60s या 50s या 60s में, या जब भी इवन 70s तक आप कभी भी लोग जाके बड़े आदमियों से आपसे मिलेंगे तो वो पहली चीज़ एक बोलते थे, जीते रहो बेटे, आप कभी जीते रहो, सही तो आफियत से रहो, बोलते ये फर्स्ट दुआ यही देते थे बड़े लोग। तो मैं सोचता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग इसके ऊपर अप्रिशिएट करते हैं, उसके ऊपर जोर देते, तो मैं इसको बहुत जोर देता हूँ। आप कोई भी आप कहीं भी जाइए, मेरे पापा के पास मैं मिलता हूँ तो पहली बार बोलते हैं जीते रहो बेटे। इतने जबरदस्त करियर के बीच में सडनली जब 99 टेस्ट आपने बताया, आखिरी टेस्ट में 100, और उसके बाद एकदम दोबारा मौका ही नहीं मिला, मैच फिक्सिंग कंट्रोवर्सी, ये वो दिन एकदम जैसे हनीमून चल रहा हो लाइफ में, फेरी टेल लाइफ एकदम नाइटमेयर लाइफ में बदल गई। नहीं, मुझे तो उतना, मुझे थोड़ा बहुत दुख हुआ, बट ऐसा वो नहीं था, क्योंकि मेरा कॉन्शियस क्लियर था और मैं सोचा कि मैंने ऐसे कोई काम किया नहीं तो जहाँ पे कोई आज तक कुछ बता नहीं सके। क्योंकि आप देखिए पूरे लोग तो ऑलरेडी उसमें हो गए, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, तो ना कोई मेरे कोई एजेंसी से मेरा कोई इंक्वायरी है या कोई चार्जशीट है, कहीं भी नहीं। अगर कहीं भी अगर कुछ भी होता तो कहीं से कहीं ना तो चार्जशीट तो होती थी। अब इंडिया में तो आप देखिए रूल्स हो सकते हैं, मेरे को कुछ पता नहीं बाहर के कंट्रीज़ के बारे, तो पाकिस्तान उसके बारे में, बट यहाँ पे तो रूल बहुत सख्त है, तो मुझे ऐसा कोई हुआ नहीं। और मैंने तो ना मैं हर बार घूम सकता था, फिर सकता था, बट लोग को पता है कि मैं क्या हूँ। तो मुझे सबर, एक पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वहाँ पे, मैं जो पेशेंस से बर्ताव किया, चाहे तो मैं किसी का भी नाम ले सकता था। आप देखिए मैंने कभी किसी का नाम लिया नहीं, तो मैंने समझा कि अपने से हुआ है, अपन पेशेंस रखें, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। तो उसका रिजल्ट, जो पेशेंस का जो रिजल्ट होता है ना, बहुत अच्छा रहता है। तो अब जैसा कि आप एक सेइंग भी है, पेशेंस इज ए बिटर प्लांट बट द फ्रूट इज रियल स्वीट। तो मैं सोचता हूँ कि अब अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का शुक्र है कि इतने लोग 3 लाख
3 लाख 1 लाख 3 लाख 2,000 लोग मुझे वोट करके अगर फिर लोकसभा इलेक्शन जिता रहे, तो अगर मेरे में कोई गलती होती तो शायद मैं इतना आगे नहीं बढ़ सही सकता बात था। है। देखिए 2009 में तो ये बात करना बड़ा आसान है, जब एमपी बन गए हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, पीछे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंस और हमने सब्र किया। लेकिन उन दिनों जब पीक ऑफ करियर, फिटनेस थी, बॉडी सही, क्रिकेट का शॉट वैसे ही पड़ रहा हो, भागने में किसी भी यंगस्टर से बेहतर, कैप्टन, मतलब पीक ऑफ करियर में बाहर कर दिए गए, एक आरोप लगे, गलत लगे, मुश्किल तो होगा। मुश्किल हो, मैं अलग तरीके से देखता हूँ कि देखिए किस्मत की बात है, जो किस्मत में होना था वो डेस्टिनी में जो रहता वो तो जरूर जो होनी है उसको रुका नहीं सकते, हो जाती। बट तो हर एक बार मैं सोचता हूँ कि एक टेस्ट होता है जिंदगी में इंसान का, हर एक इंसान एकदम इतना आगे बढ़ता है तो अल्लाह ताला उससे बोलता है चलो ये टेस्ट है तुम्हारा, देखते हैं कितने पानी में। तो हर चीज़ में अल्लाह में किसी को कुछ देता है तो कुछ लेता भी। हर चीज़ एकदम पूरा जैसा बोलते कि लगाम है एक आदमी के हाथ में नहीं रहता, आखिर का लगाम उसके फांसी। सही बात। तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसमें बिलीव करता हूँ, बट ये तो होनी थी, अल्लाह की मर्जी थी, जो हो गया। बट अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ अब ठीक है माशाल्लाह। क्रिकेटर और पॉलिटिशियन अजरुद्दीन से मिलने आए थे, लेकिन इतनी समझदारी की और ऊपर वाले को कोट करते हुए बात करेगा इसकी उम्मीद नहीं थी। प्लेजेंटली सरप्राइज है सर। नहीं, जो है जो चीज़ जो है वो सही है, बिकॉज जो है सो चीज़ वो है, उसको आप कोई हटा नहीं सकते या कुछ कर नहीं सकते, जो दिल की बात है वो बात है। पॉलिटिक्स में आने का कैसे आइडिया आया कि मैं ऐसे ही कभी में इंटरेस्ट था ही नहीं मुझे पॉलिटिक्स में आने का, बट मेरे दोस्त जमील भाई उन्होंने बहुत फोर्स किया मुझे, बोला कि नहीं भाई आपको आना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं पूछा क्यों आए जमील भाई बताइए, बताइए नहीं आपके तो इतनी रीच है, लोग इतना पहचानते हैं, आप कुछ तो करिए, लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, खाली ऐसे तो जिम चला रहे उससे ज्यादा, उससे तो अच्छा आप आए कुछ लोगों की मदद करें। तो मैंने बहुत सोचा, उसके बाद में फिर मैंने कन्विंस हो गया, तो फिर उसको मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में अब देखिए हिस्ट्री जैसा बोलते हैं जबरदस्त जीते। और शुक्रिया। हम मुरादाबाद आपके इलेक्शन कैंपेन में आए थे और भी बहुत जर्नलिस्ट आए थे, सब कहते थे कि अजरुद्दीन एक डायलॉग बड़ा अच्छा बोलते हैं कि भाई दोस्तों मैंने 99 टेस्ट खेले हैं, यहाँ से जिता के भेज दो तो मुझे ऐसा लगेगा 100 टेस्ट हो गए मेरे। तो हाँ वो ऐसा ही किया वो लोग ने बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा खैर मकदम दिया। और उन्होंने जितना प्यार और मोहब्बत, जितना लव और अफेक्शन दिया, जैसा कि मैंने पहली टाइम जब मुरादाबाद गया था मुझे 4 किलोमीटर 7 घंटे लगे कवर करने के लिए। तो इतने लोग थे, इतने लोग आगे थे रोड पे, मैं कभी समझा ही नहीं था, जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि इतने लोग मेरे पीछे रहेंगे। तो एक अलग था माहौल था और बड़ी खुशी हुई कि एक अल्लाह की तरफ से ऐसी प्यार मोहब्बत पॉपुलैरिटी ये सब तो है, लेकिन सबसे ज्यादा इरिटेटिंग चीज क्या है पॉलिटिक्स के बारे में? इरिटेटिंग अगर देखिए आप, अगर इरिटेटिंग की वजह अगर आप लेंगे तो हर चीज इरिटेटिंग लगती है आपको। क्योंकि कोई भी आगे बोलता है नहीं अजहर साहब आपने क्या किया, वोट डाल दिया हमने, कुछ किया नहीं, आप लोग कुछ करिए हमारे लिए। तो हम ठीक है, उनका वो लोग ने वोट किया तो उनका एक राइट है, वो लोग सोचते हैं कि नहीं भाई बोलना चाहिए। तो बाद लोग इरिटेट हो जाते हैं, बाद लोग, जैसे स्मॉल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इरिटेट नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई करेंगे, कोशिश करेंगे, बस जितना ही बोलेंगे तो वो खुश होते हैं। तो बाद लोग आप कोई भी आदमी से अगर आप हम ह्यूमिलिटी के साथ, हम्बलनेस के साथ अगर आप मिलें, तो मैंने सोचता हूँ कि आपके अगेंस्ट में कोई आदमी जाएगा। अब जब जहाँ थोड़ा सा गुरूर आया, अपना मैंपन आया, अपनापन आया, तो लोग आपसे दूर हटने लगते हैं, क्योंकि पसंद नहीं करते लोग। क्योंकि जो गरीब आदमी रहता है तो ह्यूमिलिटी चाहिए, हम उनसे मिले, गले में हाथ डाल दे, बोले भाई नहीं ठीक है आपका काम हो जाए, तो उससे बहुत खुश होता है। तो आप आदमी को खुश करना चाहिए, हर एक की अच्छी दुआ लेनी चाहिए जाके, ताकि आप उनको झड़क के या कुछ करें, गलत काम, गलत बात। ऑन द लव ऑफ योर लाइफ दैट इज योर वाइफ संगीता जी, उनके बारे में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? मतलब व्हाट इज द क्वालिटी? एकदम हम्बल टाइप है, वो एक्ट्रेस जैसे नहीं है, जो जैसे एक्ट्रेसेस रहते हैं, आई मीन विद ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीबॉडी के, थोड़ा सा टेंट्रम जो रहते हैं, तो इसी टाइप के नहीं है, और एकदम अलग टाइप के, बिल्कुल घरेलू टाइप के, और एकदम पेशेंट है, और कभी भी कुछ गलती होती तो फौरन बता देती, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना है। तो मुझे ये क्वालिटीज बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि, लेकिन ये क्वालिटीज तो धीरे धीरे समझ में आई होंगी। पहला अट्रैक्शन तो इसीलिए हुआ होगा ना कि इतना ग्लैमर है, मिस इंडिया रह चुकी हैं। नहीं मैं पहले से, इससे पहले भी मिला था, 85 में भी मिला था, जब एक एड भी किया था मैं उनके साथ। अच्छा। तो जब से वो अट्रैक्शन तो था, बट बीच में आउट ऑफ टच हो गए थे, बट फिर मिलने लगे तो थोड़ा सा फिर वो हो गया, तो उसके बाद में तो शादी हो। और अब आपके दोनों बेटे भी तो क्रिकेट खेलते हैं जी, तो उसको एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को, इस नहीं मैं तो हर बार एंजॉय करता हूँ, जब भी उन लोग बोलते कि पापा मैंने आज अच्छा स्कोर किया, तो मुझे खुशी होती है, ठीक है आज स्कोर तो कर रहे हैं लोग। ये साल अब्बास बड़ा बच्चा बहुत अच्छा खेल रहा है, छोटा बेटा भी ये साल अच्छा खेलने लगा। तो अब्बास किससे ट्रेन हो रहे हैं? अब्बास वहाँ पे उनके अपने कोचेज हैं, तो मैंने भी थोड़ा ट्रेनिंग किया था उनको, मैंने जब ट्रेनिंग किया,
वो लेफ्ट हैंडर है तो अब राइट हैंड से बताना इतना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने थोड़ा लेफ्ट हैंड से खेल के भी बता दिया, बोला कि ऐसा ऐसा होता है सर। तो बहुत मुश्किल काम था लेफ्ट हैंड से खेल के उसको बताना। लक्ष्मण साहब को नहीं आपने रिक्वेस्ट करा कभी कि भी थोड़ा टिप्स दो मेरे बच्चों को? नहीं, लक्ष्मण भी कभी कभी जो मेरा बेटा नेट्स में जाता है अब्बास वहाँ लक्ष्मण भी जाता है, तो मेरे ख्याल में बात करते हैं वो लोग, तो सिखा वो अच्छा है लक्ष्मण, वो बताएगा अच्छा लगता है। डू यू लाइक हिम VVS लक्ष्मण? लोग आपके साथ कंपेयर करते हैं उन्हें, विश्वनाथ के साथ आपको कंपेयर करते हैं। वेरी वेरी गुड प्लेयर। आप देखिए जो भी जितना सक्सेस है रहा है अब 2000 से लेकर 2000 जो गांगुली की कैप्टनसी में, बिकॉज ऑफ लक्ष्मण बैटिंग एंड पॉजिटिव बैटिंग एंड स्कोरिंग रन एट फास्ट पेस। जैसे कि राहुल भी खेले, राहुल भी तो एक जगह उन्होंने भी डबल 100 के, बट जो इफेक्ट था जब जो लक्ष्मण की जो बैटिंग का था, जो खासकर ऑस्ट्रेलिया में और एवरीवेयर जो स्कोरबोर्ड जो मूव होता था, तो मैं सोचता हूँ कि ही शुड गेट मोर क्रेडिट देन एनी अदर प्लेयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप देख लिया जाएंगे तो जैसे स्कोरिंग पैटर्न था उन्होंने जो किया, इसमें कोई हैदराबाद का बायस नहीं है कि आपके जैसा खेलते आप हैं। रिकॉर्ड है, आप सही देखिए बात है, सही तो वो बात तो स्टैटिस्टिक्स बता देंगे आपको। मजाक कर रहा हूँ मैं। फिल्मों का शौक है अजहर भाई? फिल्में देखता हूँ कभी। कौन सी देवदास अच्छी पसंद है मेरी, अभिमान एक पिक्चर थी अच्छी। मेरे फेवरेट एक्टर ऑलमोस्ट अमिताभ बच्चन। कौन सी उनकी और फिल्में अच्छी लगी आपको? और बहुत से, दीवार है जैसे अपना मुकद्दर का सिकंदर है, बहुत से, कूली थी, शराबी। और अभी शाहरुख खान? अभी शाहरुख खान अच्छे हैं, शाहरुख खान अच्छे एक्टिंग करते हैं। अक्षय कुमार ऑल्सो। अक्षय कुमार तो अनदर बॉडी बिल्डर लाइक। बॉडी बिल्डर है नहीं, बॉडी बिल्डर नहीं, अच्छा फिट आदमी फिट। और हीरोइन कौन सी पसंद है आपकी? फेवरेट कौन है? मेरी फेवरेट हीरोइन रेखा जी ऑलवेज। अभी तो बहुत से हीरोइन नए नए हैं, पर मैं सोचता हूँ कि कटरीना का बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि बाहर से आना और इतने कम टाइम में इतना सक्सेस और इतना मेहनती लड़की, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत क्रेडिट देना चाहिए। क्रिकेट खेलना मिस करते हैं? जरूर, थोड़ा बहुत मिस करता हूँ, जरूर मिस करता हूँ, क्योंकि अगर आप रूल्स के बारे में, आजकल के रूल्स के बारे में मुझे पूछेंगे तो मैं कुछ बता नहीं सकता। क्योंकि परसों थोड़े दिन पहले मैं कोई मैच देख रहा था 2020 का, किसी ने पूछा कि इसका ये रूल क्या है, तो मैं बोला भाई मुझे मालूम ही नहीं ये रूल क्या है, खाली मैं मैच देखता हूँ, रूल के बारे में मैं अभी कैप्टन नहीं हूँ तो मैं उसके बारे में फिक्र नहीं करता। अपने बारे में कोई एक चीज अगर बदलना चाहें तो क्या बदलेंगे आप? ज्यादा तो कुछ बदलना चाहूँ तो मैं जब शॉपिंग करता हूँ कंपलसरी शॉपिंग कर लेता हूँ। कंपल्सिव? तो खरीदना ही खरीदना है, जितने पैसे जेब में सब खर्च करने हैं। हाँ वही खरीदना ही खरीदना। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, क्योंकि कपड़े और घड़ियों का बड़ा शौक है आपको? मैं तो पहले से ही शौक है मुझे, क्योंकि मैं सोचता हूँ अगर अच्छे कपड़े और अच्छी चीज पहनना मुझे अच्छा लगता है, पर्सनल थिंग है। अब किसी को अच्छा ना लगे तो मुझे पता नहीं, बट मुझे अच्छा लगता है। अजहर भाई कोई एक ख्वाहिश, कोई बहुत मन की बात जो जरूर करना चाहें इस जीवन में, अचीव करना चाहें कुछ? नहीं, मैं बस यही करना चाहूंगा कि अगर मेरी तरफ से, अगर जो मैंने अभी जो पॉलिटिकल फील्ड में जो आया हूँ, अगर मेरी तरफ से अगर कहीं पे भी किसी को भी अगर फायदा होता है मेरी तरफ से, तो मैं बहुत खुश हूँगा और मैं रेडी हूँ कुछ भी करने के लिए। अगर किसी को, कोई इंडिविजुअल को या कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन को अगर कभी भी कुछ मेरे से अगर कुछ फायदा हो रहा है तो जरूर लेना चाहिए मेरे से फायदा, और मैं जरूर देना भी चाहूंगा। बस यही की गुजारिश करूंगा कि लोग अपने जुड़े रहें और एक हेल्प वन एंड अदर, क्योंकि जैसा बोलते हैं कि I mean the best service any human being can give is to serve humanity in general. तो आई थिंक हर एक आदमी को ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें अल्लाह भी बहुत खुश होता है। क्या बात है अजरुद्दीन, अपने इत्मीनान से आपने हमें वक्त दिया, हमारे सवालों का जवाब दिया, आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। वी आर वेरी ऑब्लाइज्ड। थैंक यू। बहुत मजा आया सर आपसे बात करके। तो उम्मीद करता हूं कि अजरुद्दीन का ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा, और आपको थैंक यू कहने से पहले एक बार पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को शेयर कीजिए। नमस्ते।